हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लाजनिशा। मेरा नाम लाजनिशा है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो से मैं आपको 12th क्लास हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स की जानकारी दूंगी। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपने वीडियो के बीच बीच में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ। अगर आप ध्यान से इस मेरे ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप चीजों को अच्छे से समझ पाइएगा और चीजों को याद करने का तरीका भी अलग ही होगा। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ हमारे फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके और अस्थियां, जिसका भी संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। इसके पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ। लोग हिस्ट्री से सिर्फ एक बात को कहते हैं कि हिस्ट्री का मतलब होता है बीती हुई बातों को जानना या जो बीते किस्से हैं, कहानियां हैं, उनको बताना, बीता हुआ जो भी है पास्ट की चीजों को बताना। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हिस्ट्री बेसिकली ट्रिपल पी और ई पे बेस्ड होता है। ट्रिपल पी और ई से हमारा मतलब है पी जहां पीरियड को बताता है, सेकंड पी प्लेस को और थर्ड पी पर्सन, देन ई इवेंट्स। इसका मतलब एक समय पर एक स्थान पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा घटित घटना और इस घटना का प्रभाव बहुत सारे व्यक्तियों या किसी व्यक्ति पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभाव डालना। मतलब कि किसी भी एक पीरियड में किसी जगह पे, किसी स्थान पे व्यक्तियों के समूह या किसी व्यक्ति पर किसी घटना का प्रभाव पड़ना, व्यक्तियों के द्वारा उस घटना से प्रभावित होना, उस चीज को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। समझ गए बच्चों कि हिस्ट्री का असल में मतलब क्या होता है। अब हम हिस्ट्री को भी तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री, जिसका अर्थ होता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास वैसे समय को कहते हैं या उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य तो है, स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, लेकिन इसका कोई भी लिखित एविडेंस हमारे पास नहीं है। इसे हम प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम आद्य इतिहास कहते हैं। इस समय भी हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य तो है स्रोत के रूप में, लेकिन उसके साथ साथ लिखित एविडेंस भी है, लेकिन उस लिखित एविडेंस को पढ़ा नहीं जा सका है, वो प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित दस्तावेज, अभिलेख हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं और उसके माध्यम से हम हिस्ट्री को या उस घटना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ईंटें, मनके और अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इस हड़प्पा सभ्यता को हम इतिहास के इस भाग में देखेंगे जहाँ पे हमारे पास उसकी जानकारी हासिल करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, लिखित एविडेंस भी हैं, लेकिन उन लिखित अभिलेखों को या लिखित एविडेंस को आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि वो लिखित अभिलेख हमारे लिए बेकार है। पढ़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके लिखित अभिलेख के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इस सभ्यता हमारे सामने आई कैसे, इसका पता कैसे चला। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं पे इसे सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं पे इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी घाटी के किनारे किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और चूंकि
जिस स्थल की खुदाई या उत्खनन सबसे पहले की गई उस स्थल का नाम हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये हमारे सामने सबसे पहले आया कैसे। तो यहाँ देखते हैं 1826 में 1826 में चार्ल्स मैशन ने सबसे पहले इस तरफ सबका ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की थी कि यहाँ पे सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र में हड़प्पा के पास कुछ अजीब अजीब सी चीजें मिल रही हैं जो इस समय से उसका रिलेशन नहीं लगता है। कुछ ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं थी जो आज की चीजें प्रतीत नहीं हो रही थी। उसके बाद 1856 में 1856 में चार्ल्स बैटन के द्वारा जब कराची से लाहौर में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा में जो टीले के ऊपर जो संरचनाएं थी उसकी ईंटों का प्रयोग रेल लाइन को बिछाने में किया गया था। बहुत सारी संरचनाओं को तोड़ दिया गया और वहां से ईंटें ला लाकर और रेलवे लाइन में बिछा दी गई। इस तरह से हम इतिहास में बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे कि कैसे पुराने धरोहरों को नष्ट कर दिया गया उसकी पहचान न होने के कारण। खैर, अभी तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 1921 में 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के उत्खनन कार्य की शुरुआत की और फिर सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया। इसके बाद सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का इतिहास, जिसे हम समझते हैं कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत वैदिक सभ्यता या 600 BCE से थी, वो असल में वो 3000 साल पुरानी सभ्यता है। कुल 1500 स्थलों की खुदाई हुई, कुल 1500 स्थलों की पहचान की गई, जिसमें मात्र 3% स्थलों की खुदाई हो पाई है, जिसमें से भी 6 को नगर की संख्या दी गई है। अब बच्चों, आपको पता है नगर और गांव को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, किस जगह को आप नगर कहेंगे और किसे आप गांव की संज्ञा देंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर 6 स्थलों को ही नगर की संज्ञा क्यों दी गई। तो अभी हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सिंधु और सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ है। वर्तमान में ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। जब इसका शेप देखा जाता है कि ये किस शेप का है, किस आकार का है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। बच्चों, इस बात को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको खुद का नोट्स बनाना चाहिए। जब मैं आपको बताती हूँ तो आप भी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए और मेन चीजों को लिखते जाइए। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि जब आप कोई भी वीडियो को देखते हैं, वीडियो बंद करके फिर आप क्या कीजिए कि अपना एक सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए। इसमें 2 बातें होंगी। एक, वीडियो की बातों को आप देखकर और फिर सेल्फ नोट्स तैयार कीजिएगा। दोबारा फिर आप जब वीडियो में जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपने कहाँ पे गलती करी है। इससे आपको बहुत जल्दी सारी बातें याद होती जाएंगी। आपका अपना खुद का नोट्स भी तैयार होते जाएगा जो कि एग्जामिनेशन के टाइम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अपने से लिखा हुआ नोट्स उससे अच्छा और कुछ भी नहीं होता है, वही पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है। तो मैं आगे बता रही हूँ कि इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल, जो इसका एरिया है, वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है ये। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी चौहद्दी का मतलब होता है इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या है, कौन सा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे नॉर्थ में मांडा है, जो कि
भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति अभी बताई जा रही है। अभी मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका जो साउथ किनारा है वो दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका ईस्टर्न पार्ट आलमगीरपुर मेरठ के पास है, यूपी में। ये ही इसका ईस्टर्न पार्ट है। और इसका वेस्टर्न पार्ट सुतकांगेडोर अफगानिस्तान में है। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बाद अब हम इसके काल निर्धारण पे आते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण भी अलग अलग किया है, लेकिन मैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुक को आधार मानकर उसी के हिसाब से इसका काल निर्धारण आपको बता रही हूँ। टोटली एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड है ये। हड़प्पा सभ्यता को भी हम 3 चरण में बांट के इसका काल निर्धारण करते हैं। पहला है आरंभिक हड़प्पा, दूसरा चरण है विकसित हड़प्पा और तीसरा चरण है परवर्ती हड़प्पा। आरंभिक हड़प्पा वो चरण था जब सभ्यता को शुरू किया जा रहा था, उसकी शुरुआत हुई थी, जिसका कि काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व माना गया है, 2600 बीसीई। उसके बाद हम आते हैं विकसित हड़प्पा। यही हमारा सब्जेक्ट, अभी यही हमें पढ़ना है, इसी चरण को हमें पढ़ना है, जिसका कि काल निर्धारण किया गया है 2600 बीसीई से लेकर के 1900 बीसीई तक, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है परवर्ती हड़प्पा, जो कि बची खुची सभ्यता थी, जिसको कि 1900 बीसीई के बाद का काल निर्धारण किया गया है। उसके बाद तो जो आरंभिक हड़प्पा शुरुआत हो रही थी सभ्यता की, वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। जब भी किसी सभ्यता की या किसी भी जगह की शुरुआत होती है तो शुरू में ही वो शहर नहीं बन जाता है। धीरे 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 विकसित होते होते, डेवलपमेंट होते होते तब वो नगर की कैटेगरी में या शहर की कैटेगरी में आता है। इस तरह विकसित हड़प्पा इतना विकास कर चुका था उस समय वो सभ्यता कि उसको हम ये पूरी तरह से नगरीय सभ्यता की श्रेणी में आ चुका था। उसके बाद परवर्ती हड़प्पा, जो कि बची खुची सभ्यता रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं बीसी, एडी, सीई और बीसीई। उनके समझ में ही नहीं आता है कि ये है क्या। कहीं पे एडी का यूज किया गया है, कहीं पे सीई का यूज किया गया है, कहीं पे बीसी और कहीं पे बीसीई। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इसको कैसे, ये क्या है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का एक लैटिन शब्द है एनो डोमिनी, जिसका की अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ये तो हम सब जानते ही हैं कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ईसवी सन की शुरुआत हुई। ईसा मसीह का जिस साल जन्म हुआ उसको 0 माना जाता है। उसके बाद से आगे ईसवी की शुरुआत हुई। एडी को ही अब संसार में सीई कहा जाने लगा है। सीई मतलब कि कॉमन एरा, या इसको ईसवी कहते हैं। बीसी को बिफोर क्राइस्ट जो कहा जाता था, उसको अब बीसीई कहा जाने लगा है, बिफोर कॉमन एरा। पूरे संसार में ये प्रचलित है और हम भी इसी को फॉलो करते हैं। तो बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ईसवी सन की शुरुआत हुई, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ होगा? डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन की शुरुआत हुई, तो अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2020। तो ईसा मसीह का जन्म आज से कितना साल पहले हुआ? 2020 वर्ष पहले। ठीक है बच्चों। काल निर्धारण के बाद अब हम हड़प्पा सभ्यता के उन स्थलों को देखेंगे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। पहला स्थल है हड़प्पा। इसी के नाम से ये सभ्यता
के नाम को रखा गया क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी। ये रावी नदी के किनारे है और वर्तमान में ये कहाँ पे है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये पश्चिम पंजाब का मतलब पंजाब का पश्चिमी भाग यानी कि पाकिस्तान में अवस्थित है ये भी। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है जिसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है, इसी शहर को लेके चलना है, वो है मोहनजोदड़ो। इसको इंग्लिश में मोहनजोदारो कहा जाता है, हिंदी में हम इसे मोहनजोदड़ो कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। इस स्थल की जनसंख्या सबसे अधिक थी। सबसे पहले खुदाई किस स्थल की हुई? हड़प्पा की। और जिस स्थल की जनसंख्या या जो स्थल सबसे ज्यादा पॉपुलर था उस समय वो था मोहनजोदड़ो। अब हम लोगों को सुनने से ऐसा लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत पास पास में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 488 किलोमीटर्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्थल है जो नगर की श्रेणी में आता है वो है चन्हूदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। अगला नगर था कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के तट पे था। घग्गर नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे तो बताया गया है सिंधु नदी के किनारे किनारे उसके तट पे बसा हुआ शहर, उसके तट पे बसी हुई सभ्यता थी, तो ये घग्गर नदी कहाँ से आ गई? घग्गर नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, रावी नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे तट पे बसा हुआ था जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। अगला है लोथल। ये भोगवा नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी थी, भोगवा नदी के तट पे बसा हुआ नगर था, वर्तमान गुजरात में है। अगला हमारा जो नगर था वो बनावली जो कि सरस्वती नदी के तट पे बसा हुआ था और वर्तमान में हरियाणा में है। अभी सरस्वती नदी सूख चुकी है, अभी वहां पे सरस्वती नदी नहीं है। तो ये हमारे 6 प्रमुख नगर थे जो कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही पॉपुलर थे। मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ आपको, और कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपको अपने पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा और आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे कि आपको पढ़ाई आसान भी लगने लगेगा। तो सबसे पहला ट्रिक्स मेरा यहाँ पे है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि हड़प्पा के 6 स्थलों को हम ये नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। कैसे याद करें, अजीब सा नाम है। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने यहाँ पे बताया है, बनाया है। ये है, एक लाइन आपको आराम से याद हो जाएगा। मौका है चबालो। मौका है चबालो, ये लाइन बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। अब इसको हम कैसे इसमें जोड़ते हैं? मौका मोहनजोदड़ो, का कालीबंगन, है हड़प्पा, चबालो में चन्हूदड़ो, बा बनावली और लोथल। है ना बहुत आसान ट्रिक्स। अगर आप इस तरीके के ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में और आप इसको एंजॉय करते हुए बहुत आसानी से याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपसे मुझे ये कहना है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, या मैं एक ही वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स को लेके अगर आपको बताऊं तो सारा हौच पौच सा हो जाएगा आपके दिमाग में, आप समझ नहीं पाएंगे। हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है कि अगले महीने आपके पेपर होने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि चीजों को बहुत अच्छे से आप समझें, इसलिए एक ही वीडियो में इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करना बहुत मुश्किल है। एक चैप्टर को कवर करने में 3 से 4 वीडियो लग जाएंगे। आप बड़े ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस से सारे वीडियो को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, एक चैप्टर
के सारे वीडियो बनने के बाद उसके अगले जो वीडियो बनेगा वो सिर्फ आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देने के लिए ही वो वीडियो बनाई जाएगी, इसलिए आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। एक तो मैंने आपको ट्रिक्स दिया, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टिप्स भी दूंगी। तो मेरा टिप्स आपके लिए आज के लिए ये है कि जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो रोज कल पे पढ़ाई को टालते हैं, वो क्या करें, छोटे छोटे गोल बनाएं। आप एक बार में बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं कि कल मुझे 5 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं करें। छोटे छोटे टारगेट लें और जब अगले दिन वो टारगेट आपका अचीव हो जाएगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। फिर आपको लगेगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए। ये टारगेट्स क्या होंगे? ये टारगेट्स आपके लिए होंगे कि मुझे कल इस चैप्टर के एक पेज को पढ़ के कंप्लीट कर लेना और उसकी बातों को समझना है। एक पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट या 10 मिनट। ये 5 और 10 मिनट निकालना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप इसको निकाल लीजिएगा, पढ़िएगा और जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी आपको आगे पढ़ने में। ये टिप्स तभी कारगर होगा, तभी उपयोगी होगा जब आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई उपयोगी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो मोहनजोदड़ो पे बेस्ड होगा। मोहनजोदड़ो की विशिष्टताओं के बारे में, जो इसकी नगर योजना या जो भी चीजें हैं उससे शुरुआत की जाएगी और कुछ टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।